नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया और लवलीना बोरगोहाई सहित 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज सहित 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल त्रिपुरा में 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे। मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में कमांडिंग अफसर सहित असम राइफल्स के 5 जवान शहीद, 2 नागरिक भी मारे गए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री ने अमरीकी संसद के प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा की गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 111 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.26%। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति के लिए राज्य सरकार की सराहना की। उच्चतम न्यायालय ने गंभीर वायु प्रदूषण स्तर कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 दिन के लॉकडाउन का सुझाव दिया। और T20 क्रिकेट विश्व कप में कल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी मुकाबला। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता एथलीट नीरज चोपड़ा सहित ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में पदक विजेता 12 खिलाड़ियों को दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 श्री नीरज चोपड़ा। उत्कृष्ट भाला फेंक खिलाड़ी श्री नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020, गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल 2018 और एशियाई खेल जकार्ता 2018 में स्वर्ण पदक जीता। श्री नीरज चोपड़ा को वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित खिलाड़ियों में रजत पदक विजेता पहलवान रवि कुमार दहिया, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश और मनप्रीत सिंह, पैरा शूटर मनीष नरवाल और अवनी लेखरा, पैरा एथलीट सुमित अंतिल, पैरा शटलर प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, क्रिकेटर मिताली राज और फुटबॉलर सुनील क्षेत्री शामिल हैं। इस वर्ष 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेलों में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल भावना तथा अनुशासन के लिए दिया जाता है। इस श्रेणी में पुरस्कार पाने वालों में पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल, पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह, एथलीट अर्पिंदर सिंह, फेंसिंग खिलाड़ी भवानी देवी, क्रिकेटर शिखर धवन, टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, निशानेबाज अभिषेक वर्मा, मलखंभ खिलाड़ी हिमानी उत्तम परब और मुक्केबाज
सिमरनजीत शामिल हैं। इस साल वीरेंद्र लकड़ा, रुपिंदर पाल सिंह, अमित रोहित दास, वंदना कटारिया और मोनिका तथा पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज सहित 18 हॉकी खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद जीवन पर्यंत उपलब्धि पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए गए हैं। समाचार कक्ष से अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल त्रिपुरा के 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पहली किश्त हस्तांतरित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित अवसर पर लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री की पहल पर राज्य के लिए कच्चा घर की योजना को पक्के घर के निर्माण में बदल दिया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। मणिपुर में आज उग्रवादियों के एक हमले में असम राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए। इस घटना में 2 नागरिकों की भी मौत हो गई। आज सुबह करीब 11 बजे चूड़ाचांदपुर जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर सहकीन गांव के नजदीक असम राइफल्स की 46वीं बटालियन के काफिले पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया, जिसका नेतृत्व कर्नल विप्लव त्रिपाठी कर रहे थे। म्यामा से सटे मणिपुर के अंतिम गांव बेहियांग स्थित असम राइफल्स की अग्रिम चौकी से लौट रहे कर्नल विप्लव त्रिपाठी के साथ उनकी पत्नी और नाबालिग पुत्र की भी इस घटना में मौत हो गई। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया। उग्रवादियों ने आईईडी विस्फोट करके काफिले पर अंधाधुंध गोलीबारी की। राज्य पुलिस बल के साथ सुरक्षा कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर उग्रवादियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान शुरू किया। सूत्रों के अनुसार गोलाबारी दोपहर तक जारी रही। अब तक किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मणिपुर के राज्यपाल एल गणेशन, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस हमले की निंदा करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्री कोविंद ने कहा कि ये कायरतापूर्ण कृत्य आतंक के सभी प्रारूपों को जड़ से खत्म करने के हमारे संकल्प की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि हम शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जवानों के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में अब तक 111 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 58,42,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कल कोविड के 11,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई। इस दौरान 12,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.26% है। इस समय देश में 1,36,000 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 555 कोविड मरीजों की मौत हुई। अब तक 4,63,245 मरीज इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जॉन कॉर्निन के नेतृत्व में अमरीकी संसद के एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। जॉन कॉर्निन अमरीकी संसद के ऊपरी सदन में भारत और भारतीय मूल के अमरीकियों के गुट के संस्थापक और सह अध्यक्ष हैं। बैठक में विशाल आबादी की चुनौतियों के बावजूद कोविड से बेहतर तरीके से भारत के निपटने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित लोगों की भागीदारी ने इस महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों वाली भारत अमेरिका समग्र वैश्विक कूटनीति सहभागिता बढ़ाने में अमरीकी संसद के लगातार समर्थन और रचनात्मक भूमिका की सराहना की। बातचीत के दौरान दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के अलावा आपसी हित के मुद्दों पर भी विस्तार से विचार विमर्श हुआ। इस दौरान आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी की उपलब्धि जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री शाह आजमगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने के बाद एक रैली को संबोधित कर रहे थे। मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच
और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने किया। श्री शाह ने बस्ती जिले में 189 करोड़ रुपए की 89 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इससे पहले वाराणसी में श्री शाह ने देशवासियों से कहा कि वे आम बोलचाल में अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करें। वाराणसी में पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय अधिक से अधिक काम हिंदी भाषा में कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषा तभी सशक्त होंगी जब हिंदी समृद्ध और संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के लिए काशी गोमुख के समान है और भाषाएं काशी से निकलकर संसार भर में फलती फूलती हैं। काशी भाषा का गौमुख है। भाषाओं का उद्भव, भाषाओं का शुद्धिकरण, व्याकरण को शुद्ध करना और व्याकरण को लोकभोग्य बनाने में चाहे कोई भी भाषा हो, काशी का बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए इस सम्मेलन का बहुत बड़ा महत्व है। मित्रों, आज जो हम हिंदी बोल रहे हैं, लिखते हैं, उसका जन्म यही काशी के अंदर, यही बनारस के अंदर हुआ है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को कौन भूल सकता है। हमने यही बनारस से ही खड़ी बोली का क्रमवार विकास देखा है और एक खड़ी बोली का जो क्रमवार विकास हुआ है और एक समृद्ध भाषा बनकर आज हिंदी हमारे सामने खड़ी है, इसकी पूरी यात्रा को मैं प्रणाम करता हूं और वो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया और लवलीना बोर्गोहाइन सहित 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज सहित 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल त्रिपुरा में 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे। मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में कमांडिंग ऑफिसर सहित असम राइफल्स के 5 जवान शहीद, 2 नागरिक भी मारे गए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री ने अमरीकी संसद के प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा की गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 111 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.26%। गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति के लिए राज्य सरकार की सराहना की। उच्चतम न्यायालय ने गंभीर वायु प्रदूषण स्तर कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 दिन के लॉकडाउन का सुझाव दिया। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में कल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी मुकाबला। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। राष्ट्र 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का शुभारंभ करेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे।
जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि इसका उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय नेताओं के योगदान को स्मरण करना है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में यह फैसला किया है कि हम राष्ट्र भर में विभिन्न स्थानों पर समय समय पर स्वतंत्रता के लिए युद्ध किए हैं, संघर्ष किए हैं, महानायक के रूप में अपने आप को न्यौछावर किए हैं, वैसे लोगों के प्रति सम्मान देने के दृष्टि से और आदिवासी जनजातीय समुदाय को गौरव महसूस हो, इस दृष्टि से एक तिथि निर्धारित की गई है 15 नवंबर, जिसमें हर साल 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से भेंटवार्ता कल रात 9:15 पर FM गोल्ड चैनल पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री सोमवार को मध्य प्रदेश में भोपाल के हबीबगंज में देश के पहले सार्वजनिक निजी क्षेत्र के सहयोग से बनाए गए विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति के नाम पर रखने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी कमलापति जनजातीय गौंड समाज की शान थी। रेलवे स्टेशन का नाम भगवान बिरसा मुंडा की याद में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप है। नए स्टेशन में यात्रियों के लिए अन्य सुविधाओं के साथ रेलवे स्टेशन के मुख्य क्षेत्रों में राज्य में स्थित विश्व धरोहर स्थलों जैसे सांची स्तूप, भोजपुर मंदिर, भीम बैठिका की झलक भी दिखाई देगी। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में पहली संचालित निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। पीटीसी इंडस्ट्रीज के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एरोलॉय टेक्नोलॉजीज द्वारा संचालित इस विनिर्माण सुविधा में विमान और हेलीकॉप्टर इंजन, ड्रोन, पनडुब्बियों, अल्ट्रालाइट आर्टिलरी गन, स्पेस लॉन्च व्हीकल और रणनीतिक प्रणालियों के लिए कल पुर्जों का निर्माण होगा। रक्षा मंत्री ने एकीकृत धातु निर्माण सुविधा की आधारशिला भी रखी, जो एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए प्रमुख कच्चे माल का उत्पादन करेगी। इस संयंत्र से देश की आयात पर निर्भरता कम होगी और एक मजबूत तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद मिलेगी। उच्चतम न्यायालय ने आज दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार से 2 दिन का लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश NV रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ ने वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन जैसे उपाय किए जाने का सुझाव दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने लोगों को घर पर भी मास्क पहनने के लिए मजबूर कर दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 13 नवंबर कालोजी नारायण राव की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 9 सितंबर 1914 को बीजापुर में हुआ था। कालोजी के व्यक्तित्व को निखारने में उनके बड़े भाई, जो एक उर्दू के कवि थे, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कालोजी नारायण राव ने हालांकि छोटी उम्र से ही तेलुगु में पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने मराठी, कन्नड़ा, हिंदी और उर्दू में भी कविताएं लिखी। अपने छात्र जीवन के दौरान और बाद में भी वे उस समय के लोकप्रिय आंदोलनों आर्य समाज, आंध्र महासभा से बहुत प्रभावित थे और उनकी गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। एक समाज सुधारक होने के नाते कालोजी ने अपनी कविताओं के माध्यम से तेलंगाना के लोगों में जागरूकता पैदा की। उन्होंने जन्म तुम्हारा है, मृत्यु तुम्हारी है, लेकिन जीवन देश के लिए है का नारा दिया।
महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के एक उत्साही प्रशंसक कालोजी ने सत्याग्रह और पुस्तकालय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। पुस्तकालय आंदोलन ने 1930 के दशक की शुरुआत से साहित्यिक और पढ़ने की संस्कृति को जनता के बीच बढ़ावा देने का काम किया था। अपने काव्य संग्रह ना गोदावा यानी मेरा विरोध में कालोजी ने अपने जीवन, साहित्य और सक्रियता को दर्शाया है। कालोजी ने निजाम के निरंकुश शासन के खिलाफ भी जमकर लिखा। हैदराबाद राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए कालोजी को हैदराबाद के निजाम ने कैद कर लिया। कालोजी 1958-1960 के दौरान आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। उन्हें 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कालोजी ने लिखा था, मैं आज की वास्तविकता, बीते कल का सपना और आने वाले कल की याद हूं। वर्ष 2002 में कालोजी का निधन हो गया। उनकी इच्छा के अनुसार उनका शरीर अनुसंधान के लिए वारंगल के काकतीय मेडिकल कॉलेज में दान दे दिया गया। तेलंगाना सरकार ने कालोजी के जन्मदिन को तेलंगाना भाषा दिवस के रूप में घोषित कर उन्हें सम्मानित किया। मैं कोई महान कवि बनने या किसी महाकाव्य को लिखने के लिए साहित्य के क्षेत्र में नहीं आया हूँ। वैसे भी मैं आंदोलनों के हिस्से के रूप में भाषण दे रहा था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी कविता कई भाषणों की तुलना में अधिक प्रभावी सिद्ध होगी। मैं वर्तमान समय में अपनी पीड़ा या न गोदावा को कलमबद्ध कर रहा हूँ। ये समाज का प्रतिबिंब भी है। आज हम बात करेंगे मिंजूर भक्त वत्सलम की, जिनका जन्म 9 अक्टूबर 1897 को मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। उन्होंने कानून का अध्ययन किया और मद्रास उच्च न्यायालय में वकालत की। वे छोटी उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। भक्त वत्सलम स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1922 में मद्रास प्रांतीय कमेटी के सदस्य बने। भक्त वत्सलम ने दैनिक समाचार पत्र इंडिया शुरू किया और इसे 1933 तक चलाया। वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह के दौरान वे घायल हो गए थे। उन्हें 1932 में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने 6 महीने जेल में बिताए। 1936 के नगर निकाय चुनावों में भक्त वत्सलम मद्रास सिटी कारपोरेशन के लिए चुने गए और उन्होंने डिप्टी मेयर के रूप में काम किया। 40 साल की उम्र में भक्त वत्सलम ने 1937 के चुनाव में तिरुवल्लुर सीट जीतकर मद्रास विधानसभा में प्रवेश किया। भक्त वत्सलम ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने 1950 के दशक के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया और 1963 से 1967 तक वर्तमान तमिलनाडु और तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहे। 1967 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हार के बाद भक्त वत्सलम ने आंशिक रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया। 13 फरवरी 1987 को 89 वर्ष की आयु में मिंजूर भक्त वत्सलम का निधन हो गया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस ऐप के जरिए कानूनी सहायता और परामर्श देने वाले पैनल में शामिल वकीलों से सीधे बातचीत की जा सकेगी। विधि मंत्री ने कहा कि इस ऐप से लोगों को कानूनी समस्याओं का समाधान करने में आसानी होगी। ये जो टेली लॉ आज के जमाने में एक वर्चुअल मोड में, जो आज हम लोगों ने काफी ऐप्स भी लॉन्च किए हैं कि जिसके जरिए लोगों को हम लीगल एड बहुत जल्दी और आसानी तरीके से दे सकते हैं। वो सारा जो कार्यक्रम जस्टिस डिपार्टमेंट देखते हैं, इसको मैं बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा।
मेला 27 नवंबर तक चलेगा। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय मेला पिछले वर्ष कोविड महामारी के कारण आयोजित नहीं किया गया था। इस वर्ष मेले का विषय आत्मनिर्भर भारत है। मेले में बिहार भागीदार राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड मुख्य राज्य हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेले में बांग्लादेश, बहरीन, घाना, किर्गिस्तान, ट्यूनीशिया, तुर्की, श्रीलंका और यूएई सहित 9 विदेशी देश भाग ले रहे हैं। यह व्यापार मेला सभी कोविड नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित वातावरण में आयोजित किया जाएगा। व्यापार मेले का पहला 5 दिन विशेष रूप से व्यावसायिक दिनों के लिए आरक्षित रखा गया है। वहीं आम लोगों के लिए यह 19 नवंबर से खुलेगा। मेले का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक रहेगा। व्यापार मेले में प्रवेश के लिए टिकट दिल्ली मेट्रो के 65 स्टेशनों से खरीदे जा सकते हैं। आम दिनों में छुट्टियों वाले दिन टिकट की दर बड़े लोगों के लिए 150 रूपये और बच्चों के लिए 60 रूपये होगी। वहीं सप्ताह में बाकी दिनों में प्रति व्यक्ति टिकट की दर 80 रूपये और बच्चों के लिए 40 रूपये होगी। वहीं व्यावसायिक दिनों में दोनों वर्गों के लिए टिकट की दर अधिक होगी। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेले में प्रवेश निःशुल्क होगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी कल से दुबई में शुरू हो रहे द्विवार्षिक एयर शो में भाग लेगी। दुबई एयर शो 18 नवंबर तक चलेगा। संयुक्त अरब अमारात की सरकार ने भारतीय वायुसेना को सारंग और सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीमों के साथ एयर शो में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। भारतीय वायुसेना की ये टीमें दुनिया की बेहतरीन एरोबिक्स टीमों के साथ प्रदर्शन करेंगी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान तेजस भी शो के दौरान एरोबैटिक्स और स्टैटिक डिस्प्ले का हिस्सा होंगे। भारतीय सेना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल में स्थानीय युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। द्रास ब्रिगेड की 22 गढ़वाल राइफल्स द्वारा आयोजित पोलो प्रतियोगिता पुराने द्रास के विश्वनाथन पोलो ग्राउंड में शुरू हुई। चैंपियनशिप में द्रास उपमंडल के विभिन्न गांवों से कुल 10 पोलो टीम भाग ले रही हैं। 2020 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में दुबई में कल शाम 7:30 बजे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी मुकाबला होगा। मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार ने उत्तर पूर्व मानसून से निपटने की योजना पहले से नहीं बनाई है। उन्होंने मानसून संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार को केंद्र के सहयोग का आश्वासन दिया। श्री मुरुगन ने आपदा के समय में तमिलनाडु के लोगों को सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। उन्होंने चेन्नई के आसपास के वर्षा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस बीच कन्याकुमारी जिले में कई स्थानों पर तेज बारिश से आज तीसरे दिन भी लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटों में जिले के कई स्थानों पर 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। भूस्खलन और पटरियों में जल भराव के कारण रेल सेवा रद्द कर दी गई है। केरल के दक्षिणी और मध्य भागों में मूसलाधार वर्षा जारी रहने से तिरुवनंतपुरम और कोल्लम जिले में भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि भूस्खलन और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत शिविर खोले जाएंगे। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में हल्का कोहरा रह सकता है। मुंबई में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तर भारत में श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने की संभावना है। जम्मू, लेह, गिलगित में आसमान साफ रहेगा। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में गुवाहाटी में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। इम्फाल, आइजोल और अगरतला में वर्षा की संभावना है। शिलांग और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे। कोहिमा और ईटानगर में आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया और लवलीना बोरगोहाई सहित 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज सहित 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल त्रिपुरा में 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे। मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में कमांडिंग अफसर सहित असम राइफल्स के 5 जवान शहीद, 2 नागरिक भी मारे गए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हमले की निंदा की।
प्रधानमंत्री ने अमरीकी संसद के प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति के लिए राज्य सरकार की सराहना की। और उच्चतम न्यायालय ने गंभीर वायु प्रदूषण स्तर कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 दिन के लॉकडाउन का सुझाव दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।